नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब देश में आर्थिक हालात कैसे होने वाले हैं? आप कारोबारी हैं या आप नौकरी पेशा हैं? आने वाले समय में आर्थिक स्थितियां आपके लिए कैसी रहने वाली हैं? आपको अपने धन का प्रबंधन कैसे करना पड़ेगा और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके ज़रिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो देश के हालात हैं वो किस दिशा में जाएंगे। हम आज उन्हीं परिस्थितियों को सामने रखेंगे, उन इंडिकेटर्स को सामने रखेंगे, जो चीज़ें सामने आ रही हैं तरह तरह के, जो समाज का और राजनीति का और उससे भी ज़्यादा अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो एजेंसियाँ क्या कह रही हैं, इस पर आज बात होगी। हमारे चैनल को अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई देगा। फेसबुक पे जो लोग हैं वो हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमको फॉलो भी कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि आपको सहयोग देने वाली आपकी स्थिति रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो आर्थिक स्थितियां हैं देश की वो कुछ और इंडिकेट कर रही हैं। हुआ ये है कि जो अक्टूबर के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो खतरनाक आंकड़े हैं। कॉरपोरेट और रिटेल दोनों जगह पैसे की दिक्कत है और लोग किसी भी कीमत पर ब्याज पे पैसा लेने को तैयार हैं। हर आदमी अपने अपने बैंक से ज़्यादा दाम पे ब्याज पे पैसा उठा रहा है, चाहे वो बड़ा कॉरपोरेट हो या हमारे आपके जैसे उपभोक्ता हो। अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि कॉरपोरेट के लोग जो है वो ज़्यादा दाम पर पैसा उठा रहे हैं और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है? चिंता की बात इसलिए है कि कॉरपोरेट अपने व्यापार से इतना पैसा नहीं निकाल पा रहा है कि अपने व्यापार को रेगुलेट कर पाए। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो FMCG सेक्टर की कंपनियां हैं, FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोज़मर्रा के खपत की चीज़ें, बिस्कुट, चाय की पत्ती, चीनी, जो तेज़ी से आती हैं और तेज़ी से बिक के चली जाती हैं, उनमें भी गांव के इलाकों में लंबा उधार देना पड़ रहा है और कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कह रही हैं 40, 45, 50 दिन का भी आप उधार दे दो दुकान वाले को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और आपका माल मार्केट से हट जाएगा अगर आप उधार पर नहीं दोगे तो आपकी कंपनी कहीं दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए कि आप ABCD कंपनी का टूथपेस्ट बनाते हैं और आप कहेंगे नहीं भाई पैसे तो हमको नगद चाहिए या हमको 15 दिन में पेमेंट चाहिए, तो वो कहेगा भैया हमको अपनी दुकान पे टूथपेस्ट रखना ही नहीं है क्योंकि इतनी बिक्री नहीं हो रही है। और जब उस गांव में आपका टूथपेस्ट कहीं दिखाई नहीं देगा तो कल के दिन कोई आपकी कंपनी को कोई कहीं देखेगा ही नहीं। तो कंपनियां कह रही हैं भैया ज़्यादा दिन का उधार दे दो क्योंकि हालात ख़राब है। और इस बीच में बैंकों से लोन तेज़ी से उठा रहा है। कौन उठा रहा है? देश के कॉरपोरेट और वो आपकी दूसरी जो रिटेल के लोग हैं अक्टूबर में। और ये जो लोन है इसके कारण एक आशंका बताई जा रही है कि आने वाले समय में बैंकों का ब्याज 50 से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है, यानी आधा से 1% और बढ़ सकता है। और लोन की डिमांड का ये सारा का सारा सिनेरियो तब है जबकि लोन महंगा हो गया है, यानी किसी चीज़ की उपलब्धता कम हो जाए उसके बावजूद आप उसको लेने के लिए भाग रहे हो। इससे आप कल्पना लगा लीजिए कि स्थिति क्या बनने वाली है। जो डिपॉजिट रेट बैंकों का औसत 5.1% होता था अप्रैल में, वो अब बढ़कर अच्छा खासा 6.3% तक पहुंच चुका है। ये स्थिति है। इसके अलावा HDFC ने 45 महीने का जो उसका सफ़ायर डिपॉजिट है उसमें 7.5% ब्याज देना शुरू कर दिया है और बहुत सारी कंपनियां ज़्यादा ब्याज दे रही हैं। ये क्यों दे रही हैं? ये ब्याज इसलिए दे रही हैं क्योंकि इनके पास में अब लोन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पैसा नहीं बचा है। तो ये कह रहे हैं लोगों से ज़्यादा पैसे ले लो, मेरे पास पैसे जमा कर दो ताकि मैं आगे और ज़्यादा पैसे पर उस लोन को दे सकूं। लेकिन इतना महंगा लोन जब मार्केट से कोई कंपनी उठाएगी तो उस पैसे को वो कहाँ से वसूल करेगी? उसको वसूल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले बैंकों की हालत समझिए कि बैंक आपको ज़्यादा ब्याज देने को भी क्यों तैयार हैं।
और आप ज़्यादा दाम पे जब आप लोन लेते हैं तो आपको चुकाना भी पड़ता है, तो चुकाने में के ऊपर इनके क्या असर करने पड़ने वाला है कंपनियों के, इसको भी समझेंगे। तो सीधे सीधे आंकड़े अगर आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर के अंदर, जो एक हफ्ते के अंदर ही बैंकों का जमा 69,000 करोड़ रुपया कम हो गया। क्यों? लोन की भारी डिमांड के कारण। जमा उतना नहीं हुआ, लोन ज़्यादा ले लिया लोगों ने, और अब बैंकों के पास कुल जो पैसा बचा है वो 172.03 लाख करोड़ रुपया बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बैंकों का जो रेशियो है कर्ज का और जमा का वो घटता जा रहा है, और धीरे धीरे स्थिति ये आती जा रही है कि बैंकों के पास जितना लोगों का पैसा जमा है उतना ही वो कर्ज लोगों को दे चुके हैं। उनके पास एक बफर रहना चाहिए ताकि जब आप बैंक से पैसा निकालने जाएं तो आपको पैसा मिल जाए। जिसने जमा किया है वो खाली हाथ ना लौटे। याद कीजिए, चीन के 2 बैंकों में बवाल हुआ था, जिसको लोगों ने चीन के पूरी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी का इंडिकेटर बता दिया था। उन दोनों बैंकों के मामले में यही हुआ था। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी कंपनियों को लोन दे दिया था कि उनके पास जब अपने डिपॉजिटर पैसा मांगने आ रहे थे तो उनके पास बचा नहीं था। आंकड़ों के अनुसार लोगों ने इस बार जो त्योहार में खरीदारी की है वो बैंकों से पैसे लेकर की है। 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उधारी बैंकों से लोगों ने ली है, और कुल कर्ज लोगों का 128.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 128.89 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आंकड़ों पे आप ना जाए तो सीधे सीधे ये कि बैंकों का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, बैंकों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेते जा रहे हैं, यानी जनता के पास पैसे नहीं है। त्यौहार मनाना हो तो कर्जा लेके मनाओ। बैंक का कुल कर्ज सालाना आधार पर 17.9% की रेट से बढ़ रहा है, यानी जो लोन बैंक का 100 रुपये था वो 17.90 रुपये और बढ़ गया उसके ऊपर। और जमा जो हो रहा है, जो लोग जमा कर रहे हैं, उसमें केवल 9.5% की बढ़त हुई है। यानी आपके बैंक में जो 100 रुपये थे उसमें जो लोग जमा करते थे उन्होंने जमा तो किए हैं 9.5 रुपये, और कर्जा गया है बैंकों का 17.90 रुपये। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बैंकों का जो कर्ज है उसमें एसबीआई में 18.84% की बढ़त हुई है, कैनरा बैंक में 12.52% की बढ़त हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 28.40 बढ़त हुई है, पीएनबी में 16.95% की बढ़त हुई है, और एचडीएफसी में 20.20% की बढ़त हुई है, और आईसीआईसीआई में 25% की बढ़त हुई है। आप सोचिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का आंकड़ा जो कहता है वो कहता है 28.40% पहले से ज़्यादा लोन गया है। यह आंकड़े बताते हैं कि समाज में पैसे बैंकों से बाहर जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और बैंक चाहते हैं कि लोग बैंकों में पैसे जमा करें, लेकिन लोग जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बैंक ब्याज बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया ज़्यादा ब्याज ले लो, पैसे जमा कर दो। लोग कर्जा लेके चले गए। अब हम अगर से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे समाज में कोई कंपनी ज़्यादा महंगे दाम पे कर्ज उठा रही है, देखिए कंपनी जब कर्ज उठाती है तो वो लागत होती है, यानी वो जो प्रोडक्ट बना रही है उस पर लागत वो बढ़ा रही है, उस पर उसका पैसा बढ़ रहा है। हमारे देश में पेमेंट का सिस्टम आपको पता है कि जिसको आप सप्लाई करोगे 2 महीने के लिए पैसा गया आपका, 2.5 महीने 3 महीने के लिए पैसा गया। ठेकेदारों के पैसे सरकार के पेमेंट में फंस जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों को जो सप्लाई करते हैं उनको आधा अधूरा पैसा मिलता है, उनको भी 4-4 6-6 महीने लटका के पैसा मिलता है। तो पैसा जब इतना लटका के मिलेगा तो उन्होंने बाजार से महंगा पैसा उठाया, तो ये कॉस्ट बनती है। अब इस कॉस्ट की रिकवरी आप कैसे करोगे? आज के टाइम में जब मंदी का माहौल चल रहा है, आप अपना माल बेचने जाओगे और किसी को कहोगे भाई अब 19 की जगह 20 रुपये का मिलेगा, तो कहेगा अपने पास रख। 19 में देने वाले 12 लाइन में खड़े हुए हैं। फिर आप ये ज़्यादा ब्याज जो दे रहे हो कि दुकान तो चलानी है, ज़्यादा पैसे पे ही आपने ब्याज उठा लिया क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, तो इसकी रिकवरी कहाँ से करोगे? इसकी जो रिकवरी करते हो आप, वो आप अपने खर्चे कम करके करते हो। अब खर्चा कैसे कम करोगे? आप फैक्ट्री की 2 मशीनें जो हैं वो बेच तो दोगे नहीं, बंद तो कर नहीं दोगे।
कर दोगे तो उत्पादन गिर जाएगा, फिर कैसे कम करोगे? हो सकता है थोड़ा बिजली का खर्चा कम कर लो, कर्मचारियों को कर लो, देख देख के चला भैया, तो वो बल्ब में ही तो पैसा बचाएंगे, मशीन में जो बिजली लगनी हो तो लगेगी। फिर कौन सा मद बचा? ह्यूमन रिसोर्स का मद बचा। तो आप कहोगे जो 5 आदमी नौकरी छोड़ के गए थे ना भैया, उनका रिप्लेसमेंट मत रखो यार, जितने उनसे ही काम कराओ, पैसे नहीं हैं। और नए आदमी मत रखो, नई भर्तियां मत करो, फिर और प्रेशर बढ़ेगा। तो आप कहोगे यार 2-4 को निकाल दो जो काम के नहीं, काम के होंगे तो भी निकाल दो। क्या करें, कंपनी को तो सर्वाइव करना है, कंपनी रहेगी तो बाकी के भी बचेंगे, वरना बाकी के भी चले जाएंगे। आप यही करेंगे ना। तो मझोला और छोटा कारोबारी और कॉरपोरेट इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इसका असर जॉब मार्केट पे पड़ रहा है। जॉब मार्केट पे कैसे पड़ रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। monster.com का नाम आपने सुना होगा। ये एक हायरिंग एजेंसी है, एक बड़ी वेबसाइट है, और ह्यूमन रिसोर्स के हालात पे इसकी बहुत नज़र रहती है, क्योंकि इसके जो हैं वो 4-5 इसके पोर्टल हैं, इसके वाइट वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर इनके पास में जो डिमांड आ रही है, जितनी लोग का एम्प्लॉय देख रहे हैं, जितने लोग नौकरी मांग रहे हैं, तो ये उस डाटा को एनालाइज करते रहते हैं और एक इंडेक्स बनाते हैं। ये कहते हैं हायरिंग इंडेक्स। और ये हायरिंग इंडेक्स -6 हो गया है, और अप्रैल में ये 15 था। यानी पहले अप्रैल में ये 15 था हायरिंग इंडेक्स, जो अब जाके -6 हो गया है। और हालत ये है कि नौकरी की संभावना, इसका मतलब ये है तेज़ी से कम हो रही हैं, हायरिंग कम हो रही है, मतलब लोगों को नौकरियां कम मिल रही हैं, नौकरी पे कम रखा जा रहा है। यानी सब लोग बजट की कटिंग आदमी की नौकरी खा के कर रहे हैं। 5 पोर्टल हैं उनके, जिसका वो डाटा एनालाइज करते रहते हैं। और हिंदुस्तान के जो वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब मतलब जो दफ्तर में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना, बाबू लोग, अफसर लोग, केबिन में बैठने वाले, कांच के शीशे में काम करने वाले, सेल्स के लोग जो गली गली जाके सामान बेचते हैं, ये सब वाइट कॉलर जॉब कहलाता है। ब्लू कॉलर वो जिसमें आदमी मेहनत मजदूरी करता है। तो ये वाइट कॉलर जॉब के एक्सपर्ट हैं, और ये बता रहे हैं कि इस तरह से तेजी से गिरावट आई। लेकिन इनका आंकड़ा काफ़ी नरम है। बेंगलोर की एक स्पेशलाइज्ड हायरिंग फर्म है, यानी नौकरी पर रखने वाली एक एक्सपर्ट फर्म है जो यही काम करती है, उसका नाम है एक्सफेंसो। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्सफेंसो का जो डाटा छापा है उसके मुताबिक हालत और ख़राब हैं, और जॉब मार्केट में 29% की गिरावट है, वाइट कलर जॉब के मार्केट में। आईटी सेक्टर में सीधे, मैंने कल परसों वीडियो बनाया था, 50% नौकरियों की गिरावट आ गई है, और ये पिछले हाल के कई सालों की न्यूनतम संख्या है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो बीपीओ सेक्टर होता है उसकी गिरावट 16%। बीपीओ सेक्टर मतलब जो, जैसे आपको लोग फ़ोन करते हैं लोन ले लीजिए, या आप किसी कंपनी को फ़ोन लगाते हैं मेरा फ्रिज ख़राब हो गया, मेरा टीवी ख़राब हो गया, तो वहाँ पे एक आदमी, मैं सीताराम बोल रहा हूँ, हाउ मे आई असिस्ट यू बोलता है आपसे, फिर आपसे बात करता है या आपको फ़ोन करता है लोन वोन देने के लिए। आजकल मैं अपनी पुरानी कार बेच रहा हूँ, तो मुझे दिन में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, और दनादन केबीसी से भी तेज़ रफ्तार में वो सवाल पूछते जाते हैं, वो फॉर्म भरते जाते हैं। तो ये जो काम करता है सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, ये कहलाता है बीपीओ सेक्टर। या बैंक में आपने चेकबुक की रिक्वेस्ट दी, तो जो लोग आपको चेकबुक भेज रहे हैं वो बीपीओ सेक्टर के लोग हैं। और इसी तरह से विदेशों के लिए भी हमारे देश का बीपीओ सेक्टर काम करता है। भारत में एक बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं उनकी गिरावट भी 16% हो गई है। यानी ये सीधे बिजनेस से जुड़ा हुआ मामला। अगर बीपीओ सेक्टर वाला काम करना बंद कर, कंपनी का उसी दिन बिजनेस गिर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी फ़ोन कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, मेरे पास रोज़ ब्लड टेस्ट करने के लिए आता है कि भाई आप वो करा लीजिए, क्या होता है वो, एक फुल हेल्थ चेकअप। अब वो जो लड़की मुझे फ़ोन कर रही है या जो व्यक्ति मुझे फ़ोन कर रहा है, उस व्यक्ति के पास में मेरा नंबर है, और वो दिन भर में अगर 10 मुर्गे फांसेगा तभी उसकी नौकरी चलेगी। लेकिन अगर उसको हटा देंगे आप ना, तो वो 10 ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे उस लेबोरेटरी को। इसलिए बीपीओ सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद बीपीओ सेक्टर में 16% की गिरावट है। मीडिया वाले
मैं फ़लाँ ये वो इंटरटेनमेंट वाले, OTT वाले, ये जो जॉब है ना, जो लोग FP चैनल की FPC बनाते हैं, कितने बजे कौन सा शो आएगा, कितने बजे कौन सा शो नहीं आएगा, जो लोग ये देखते हैं किस पे बनाए शो तो ज़्यादा चल जाएगा, किस टॉपिक पे ज़्यादा चल जाएगा, कौन सा शो ज़्यादा चला था, जो लोग टीवी के चैनल पे ग्राफिक्स बनाते हैं, जो लोग अपनी आवाज़ दे के आपके अच्छी अच्छी करके जैसे वीडियो बनाते हैं, उसमें विज्ञापन बनाते हैं बढ़िया अच्छी अच्छी आवाज़ में, हाँ नमस्कार मैं गिरिजेश बोल रहा हूँ, या आप जैसे बिग बॉस में आवाज़ आती है, वो लोग, इस तरह के लोग जो कैमरामैन होते हैं, जो बाहर शूट पे जाते हैं, जो अंदर ऑफिस में कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो लोग रिपोर्टर्स की भेजी हुई खबरों की मरम्मत करते हैं, ये सब मीडिया इंडस्ट्री के लोग भी कम हो रहे हैं। 24% मीडिया में नौकरियां कम हो गई हैं, 24%। जिस दफ्तर में पहले 100 आदमी होते थे वहां पे 76 आदमी। ये तब है जब सोशल मीडिया पे नौकरियां बढ़ गई हैं, काम बढ़ गया है। उन्हीं चैनलों में अब सोशल मीडिया पे तब भी, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और ये तब है नौकरियां कम हुई। इसके अलावा ज़्यादातर चैनल अधकचरे लोगों के साथ काम चला रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। एक आदमी रख दिया सीनियर, बाकी सब ने रख दिए कम पैसे वाले, नए नए बच्चे जो आते हैं उनको रखते रहे। वैसे चैनल चल रहे हैं, वैसे मीडिया कंपनियां चल रही हैं। तब भी कंपनियों को 24% की गिरावट आ गई है। एजुकेशन सेक्टर में 11% नौकरियां गिर गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भी छटनी कर रहे हैं। और एडिटेक जो कंपनियां थीं, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां, बाईजूस जितनी सारी आई थी, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को लगा भाई मेरे बच्चे को चलो मैं ऑनलाइन ही पढ़ा लूँ, टैबलेट से ही पढ़ा लूँ, वो सब कंपनियां धीरे धीरे बुरी हालत में हैं। और एडटेक कंपनियों ने अंधाधुंध कटौती की है। बाईजूस को अभी आपने देखा, और भी कंपनियां हैं, खाली बाईजूस ही क्यों, जो खतरनाक तरीके से छटनी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं खबरें बता रहा हूँ, इनका एक सूत्र क्या है? इसका सूत्र ये है, पैसे की बहुत किल्लत है। किल्लत इतनी है, लोग लोन लेके काम चला रहे हैं। किल्लत इतनी है, कारोबार संभाल नहीं पा रहे हैं महंगा लोन लेने के बावजूद। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए लोग नौकरी से लोगों को निकाल रहे हैं। यानी वातावरण पूरा अनिश्चय का है। ये आज के हालात हैं। अगर कुछ बेहतर नहीं होता है, अमेरिका में भी हालात नहीं सुधरते हैं, जैसा कि वहाँ का फेड कह रहा है कि शायद इतना ब्याज गिराने के बाद अब कुछ बदलाव आ जाएं, हमको ब्याज ना गिराना पड़े, लेकिन अभी तो गिराएगा ही गिराएगा। वो जो परिस्थितियां हैं, उसका पूरा असर, डॉलर का दाम बढ़ते जाना, भारत के रुपए का उतना ना गिरना कि दूसरों के मुकाबले भारत को ज़्यादा ऑर्डर मिलते जाएं विदेशों से एक्सपोर्ट के, इन परिस्थितियों के बीच में संकट किस चीज़ का हुआ, कमी किस चीज़ की हुई? धन की कमी। तो सहेज कर किसको रखना है? धन को रखना है। कौन सा धन? जो आपके पास पहले से है। नया कमाना तो मुश्किल है, तो कैसे सहेजेंगे, ये बड़ा सवाल है। बैंक मोटा मोटा ब्याज दे रहे हैं, लेकिन बैंकों की भी गारंटी सरकार ने 5 लाख तक की तो दी हुई है। इस तरह से डिपॉजिट का और लोन का रेशियो जो घट रहा है वो घटता रहेगा, तो क्या सभी बैंक हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें। एक टिप दे रहा हूँ कि भारत का जो डाकघर है ना, उसमें अभी भी डिपॉजिट की सरकार पूरी गारंटी देती है, और पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं। तो वो भी एक अच्छा निवेश का तरीका हो सकता है, और ब्याज भी ज़्यादा देते हैं दूसरों से। बहरहाल, लेकिन फिर भी निवेश की सलाह देना मेरा काम नहीं है। अपना पैसा संभाल, यही एकमात्र सलाह है। अपने पैसे को संभाल कर खर्च करिए, मित व्ययी बनिए। 4 पैसे जहाँ से कम लगें वहाँ से काम करवाइए, वहाँ से चीज़ें खरीदिए। घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने से अच्छा है पड़ोस की होलसेल पंसारी की दुकान पे चले जाइए। 10 से 15% आपका खर्चा कम हो जाएगा। ऐसी चीज़ों पे पैसे मत लगाइए जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मरम्मत करके 5 साल आपका साथ दे सकती है, उसकी वफादारी का उसको इनाम दीजिए और साथ रखिए। स्थितियाँ धीरे 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 उसी तरफ जा रही हैं जो मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था। हालात मंदी जैसे बन रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि मंदी का सरकार, प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को रात को 8 बजे
खड़े होके ऐलान कर दें कि आज से मंदी आती है जी, ऐसा नहीं होता है। मंदी के प्रेडिक्शन भी कम कम करके, ठिठक ठिठक के, समझ समझ के ही जारी किए जाते हैं। जब मंदी आती है तो आ चुकी होती है, उसके बहुत समय बाद एजेंसियां धीरे धीरे मुंह खोलती हैं, क्योंकि बुरी खबर कोई सुनाना नहीं चाहता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने वित्त को नियंत्रित रखिए। पैसा तेज़ी से चला जाएगा तो भविष्य में पता नहीं है कि वो आने वाले साल 2 साल में तेज़ी से ही वापस आएगा। नहीं आया तो इंतज़ाम होना चाहिए। और हम भारतीय इसीलिए जीवित हैं। हम नोटबंदी कोई कर देता है तो बच जाते हैं, जीएसटी लगाता है तो बच जाते हैं, तमाम सारे टैक्सेशन फॉर्मलाइज कर देता है इकोनॉमी तो बच जाते हैं, वो बैंक में पैसे आपसे ज़बरदस्ती जमा करा लेता है तो आप बच जाते हैं, क्योंकि हम बचत जीवी हैं। और उस अपनी भारत के लोगों की जो बचत का कौशल है उसका लाभ उठाइए, और आने वाले समय की जो आहट है उसके लिए सावधान रहिए। अपनी नौकरी से बचत करके रखिए, ज़्यादा अनाप शनाप कर्जे मत लीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। नौकरियां जा रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, समय कठिन आने वाला है। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।